Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss part 2 and explain chapter number 10 from physical education book class 11th की जो शारीरिक शिक्षा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। इसका हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है यानी कि लास्ट पार्ट है। 2 पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में जो चैप्टर है वो बिल्कुल लास्ट हो जाएगा और जो भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं हम उसको इजी वे में अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशिक्षण भार के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग लोड को हम हिंदी में कहते हैं। जो ट्रेनिंग लोड है उसके प्रिंसिपल्स यानी कि जो प्रशिक्षण भार है उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रशिक्षण भार के सिद्धांत के आधार पर दिया गया प्रशिक्षण खिलाड़ी को शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर उसकी प्रदर्शन क्षमता बढ़ाता है। तो हमने अभी यही पढ़ा है कि प्रशिक्षण भार के जो सिद्धांत होते हैं उसके आधार पर जो दिया गया प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, खिलाड़ी के जो प्रदर्शन की क्षमता है, परफॉर्मेंस की क्षमता बढ़ जाती है और सुदृढ़ हो जाता है। खिलाड़ी बहुत अच्छे से मतलब सुदृढ़ मतलब होता है कि बहुत अच्छा हो जाता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ट्रेनिंग से यही होता है, प्रशिक्षण से। तथा खिलाड़ी की क्रिया में रुचि, खिलाड़ी की क्या आती है, क्रियाओं में, काम में रुचि आती है। सहनशीलता बढ़ती है, क्रिया यानी जो भी वो गेम खेल रहा है, जो भी वो अपनी क्रियाएं कर रहा है उसमें वो रुचि आएगी, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसकी सहनशीलता बढ़ेगी। सहनशीलता यानी जो सहने की शीलता है, जो सहन मतलब वो किसी भी अगर उसको कोई चोट लगी तो वो सहन कर सकता है, सहनशीलता बढ़ती है। और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी के जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वो सुदृढ़ बनता है। तो वो रुचि बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनता है, उसका जो प्रदर्शन है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रशिक्षण से। अब इसके जो सिद्धांत हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं, यानी प्रशिक्षण भार के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, नीचे दे रखे हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लोड। दूसरा, अभी तो हम सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं, आगे इन सबको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा होता है मध्यम भार का सिद्धांत, ये भी है मध्यम भार का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीमम लोड। थर्ड है इसको क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरी। इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे आगे। और इसके एक और प्रिंसिपल्स होते हैं, 2 प्रिंसिपल्स और हैं, 4th और 5th। 4th में है भार की विशिष्टता का सिद्धांत, भार की जो विशिष्टता है उसका सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड। 5th है भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। अब इन पांचों को थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, पांचों प्रिंसिपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अब और समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लोड। अब आपको इस सिद्धांत में अगर आप इन पांचों सिद्धांत के नाम भी याद रख लें और थोड़ा थोड़ा इन सबको समझ लें तो आप अपनी लैंग्वेज में आंसर बना के लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अपने आंसर बनाने में और अच्छा मार्क्स मिलते हैं हमें। तो पहले सिद्धांत में आपको ये कंटिन्यूटी वाला वर्ड याद रखना है। कंटिन्यूटी कहते हैं निरंतरता को, निरंतर जो एक साथ कंटिन्यूटी से काम होता रहे, जैसे कि हम कह सकते हैं इस तरीके से एक काम होता रहे, कंटिन्यूटी से चल रहा है यानी कंटिन्यूअस। सुना है ना, कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसी तरीके से लोड, यहाँ पर लोड है, कंटिन्यूटी का लोड है, लगातार जो चलता है। तो इसमें हमें समझना है इस सिद्धांत का आधार ये है कि किसी भी खेल कौशल्य को सीखने के लिए, किसी भी खेल के कौशल्य यानी किसी भी खेल की जो कुछ स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए उस खिलाड़ी को उस कौशल्य का प्रशिक्षण लगातार दिया जाए। यानी अगर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी खेल की स्किल सीखनी है तो उसको उस कौशल का, उस स्किल को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रशिक्षण दिया जाए। लगातार प्रशिक्षण का मतलब होता है कि एकदम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग,
कंटिन्यूटी के साथ उसको ट्रेनिंग देनी है, यानी किसी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, उसको लगातार ट्रेनिंग देनी है। पूरी तरह सीख फिर उसको वो उस कौशल को पूरी तरह से, उस स्किल को वो पूरी तरीके से सीखा जा सकता है अगर वो गैप नहीं करेगा, बीच में रुकेगा नहीं, पर निरंतर उसको प्रयास करना है, निरंतर रुकना नहीं है बीच में और गैप नहीं करना है। प्रशिक्षण भार के लगातार एवं नियमित देने से, यानी जो प्रशिक्षण भार है, जो ट्रेनिंग का लोड है, उसके लगातार देने से, लगातार अगर हम कंटिन्यूसली उसको खिलाड़ी को नियमित रूप से उसको भार देंगे, उसको लोड देंगे ट्रेनिंग का, तो खिलाड़ी की प्रदर्शन में क्या होगा, वृद्धि होगी, प्रदर्शन की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि तो होगी, उसके साथ साथ उसकी प्रदर्शन में स्थायीकरण भी होता है। स्थायीकरण एक बैलेंस बनेगा, उसकी प्रदर्शन अच्छे होने के साथ साथ स्थायीकरण भी होगा। अंततः प्रशिक्षण के दौरान भार नियमित और लगातार दोनों ही खिलाड़ी के लिए आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटिन्यूटी लोड ही ज़रूरी है, जो नियमित वाला जो भार है वो ज़रूरी नहीं है, दोनों ही, यानी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। प्रशिक्षण जब उसको ट्रेनिंग दी जाए तो उसको नियमित भार भी, जो नियमित भार होता है वो भी ज़रूरी है, और लगातार भार जो लगातार देते हैं, यानी निरंतरता का जो भार है, कंटिन्यूटी जो लोड है, कंटिन्यूटी ऑफ लोड भी इंपॉर्टेंट है। और नियमित यानी एक फिक्स, नियमित कहते हैं एक फिक्स लोड के इतना देना है, तो वो भी ज़रूरी होता है। और एक ऐसा लोड होता है जो कंटिन्यूसली देना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो खिलाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं होती, तो उसको सीखना वो ज़रूरी होता है, उन कौशल को सीखना ज़रूरी है। और उन कौशल को जब भी सीखा जा सकता है जब वो निरंतर प्रयास करेगा। अगर उसने गैप कर दिया तो वो उन कौशल को नहीं सीख पाएगा। तो पहला तो ये था कंटिन्यूसली वाला, यानी निरंतरता वाला। आई होप आपको समझ आया हो। सेकंड प्रिंसिपल है मध्यम भार का सिद्धांत। तो मध्यम भार का जो सिद्धांत है, सेकंड प्रिंसिपल जो है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, मध्यम का मतलब होता है मध्यम मतलब जो मीडियम हो, मीडियम लोड, भार मतलब लोड, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, तो मीडियम लोड ऑफ प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें खिलाड़ी को मीडियम लोड दिया जाएगा। मीडियम मतलब, अब इसको पढ़ते हैं। ये सिद्धांत ये बताता है, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी को ना तो अधिक भार और ना ही कम भार दिया जाए, अर्थात उसको मध्यम भार से प्रशिक्षण दिया जाए तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल में हमें ये समझ आया कि ये प्रिंसिपल, मध्यम भार का जो प्रिंसिपल है, वो हमें ये सिखाता है कि खिलाड़ी को ना ही बहुत ज़्यादा लोड दे दो, बहुत ज़्यादा नहीं ले देना है लोड, और ना ही बहुत कम लोड देना है। आपको बिल्कुल मीडियम लोड देना है उसको, ना ज़्यादा हो ना कम हो। मीडियम लोड दोगे खिलाड़ी के ऊपर तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी और उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा अगर मीडियम लोड दिया जाए। मीडियम का मतलब है ना ही ज़्यादा और ना ही कम, जैसे कि यहाँ लिखा है ना अधिक ना कम, बिल्कुल मीडियम देना है। मध्यम मतलब बीच का रास्ता अपनाना है। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर खिलाड़ी को बहुत कम भार देकर प्रशिक्षण दिया जाए तो कुछ समय पश्चात तुरंत अधिक भार से प्रशिक्षण किया जाए। अब इस सिद्धांत के अनुसार अगर खिलाड़ी को बहुत ही कम लोड दे रहे हैं, बहुत ही कम भार दे रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग में उसको बहुत कम लोड मिल रहा है, तो कुछ समय बाद, यानी कि थोड़े ही टाइम बाद, उसको तुरंत बहुत ज़्यादा भार भी देना चाहिए। यानी अगर आपने बहुत कम भार की ट्रेनिंग दी है उसको, तो बहुत ज़्यादा भार की दे दो फिर थोड़ी देर के बाद, उसको थोड़ा रेस्ट करवाने के बाद, तो खिलाड़ी का शारीरिक व मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप खिलाड़ी को बहुत कम दे देंगे तो वो बहुत रेस्ट कर लेगा। अगर आप एकदम से उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे देंगे, बहुत ज़्यादा लोड कर देंगे, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, उसका जो मानसिक संतुलन है बिगड़ जाएगा, वो टेंशन लेने लग जाएगा और हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा ही ना पाए, उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो भी बिगड़ जाएगी। एक संतुलन जो होता है ना, बैलेंस, वो बिगड़ जाएगा उसकी बॉडी का। ऐसे नहीं करना होता, हमें बहुत ज़्यादा भार भी नहीं देना होता ताकि उसका नुकसान हो जाए, हमें मीडियम उसको लोड देना होगा, मध्य भार। मीडियम लोड सबसे बेस्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य रूप से खिलाड़ी की क्षमता का 90% यानी कि 90% भार जो है वो प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाना चाहिए। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो सामान्य रूप से जो खिलाड़ी की क्षमता है उसका 90% जो भाग है उसका वो प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाना चाहिए। यानी 90% जो लोड है वो मध्यम भार से मिल जाना चाहिए।
खिलाड़ी को सामान्य भार से प्रशिक्षण कराना उचित होता है। अगर आप उसको सामान्य भार देंगे तो वो बिल्कुल उचित होगा, बिल्कुल ठीक होगा किसी भी खिलाड़ी के लिए। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग से सुपर कंपनसेशन की स्थिति आती है या उत्पन्न होती है। तो इस सिद्धांत के अगर आप इस सिद्धांत का अनुपयोग करेंगे, यानी कि गलत उपयोग करेंगे आप इस सिद्धांत का, और आप उसको मीडियम लोड नहीं देंगे, तो उससे क्या आएगा, उससे सुपर कंपनसेशन होगा। सुपर कंपनसेशन की स्थिति आ जाएगी किसी भी खिलाड़ी के अंदर, और वो फिर उसका जो बॉडी मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना ही खिलाड़ी को कम भार दो और ना ही ज़्यादा भार दो, बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है आपको, मीडियम मध्यम मार्ग अपनाना है, बीच का रास्ता। तो ये था हमारा सेकंड वाला प्रिंसिपल। थर्ड है हमारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। थर्ड प्रिंसिपल्स कौन सा है, रिकवरी का। रिकवरी कहते हैं हम रेस्ट को, रेस्ट करना, रिकवरी होना, यानी कि रिकवर हो जाना। जैसे किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो थोड़ा रेस्ट करता है, रिकवर होता है, तो उसको कहते हैं रिकवरी। क्षतिपूर्ति, क्षति कहते हैं ना, क्षति कहते हैं नुकसान को, पूर्ति यानी नुकसान की भरपाई करना, तो उसको हम कहते हैं रिकवरी। इसमें क्या है रिकवरी के सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी को जितना ट्रेनिंग भार दिया जाएगा उतना ही उसे क्षतिपूर्ति काल भी दिया जाना चाहिए। यानी अगर खिलाड़ी को जितना आप उससे ट्रेनिंग लेंगे, अगर आपने खिलाड़ी को 10 घंटे ट्रेनिंग दी तो आप उसको उतना ही आपको उसको रिकवरी पीरियड देना पड़ेगा, आप उसको रेस्ट भी उतने दें। अगर आपने खिलाड़ी को ट्रेनिंग करवाई है, प्रशिक्षण करवाया है 5 घंटे का, तो आपको उसको 5 घंटे रेस्ट के लिए भी देने पड़ेंगे। तो ये है, अगर 2 घंटे ट्रेनिंग करवाएंगे तो 2 घंटे का रेस्ट भी मिलना चाहिए इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो अर्थात ट्रेनिंग भार के अनुसार ही क्षतिपूर्ति काल की खिलाड़ी को आवश्यकता होती है। अगर वो अगर उसको ट्रेनिंग का लोड मिल रहा है तो उसके अनुसार खिलाड़ी को रिकवरी पीरियड की भी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसको चाहिए, उसको ज़रूरत है रिकवरी की भी। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो खिलाड़ी में थकान की स्थिति निर्मित हो जाती है। और अगर आप सिर्फ उससे ट्रेनिंग करवाए जा रहे हैं, उसको लोड दे जा रहे हैं, आप उसको रिकवरी पीरियड नहीं देंगे, आप उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो क्या होगा, फिर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा थक जाएगा और उसमें थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, जिसका प्रभाव उसकी प्रदर्शन क्षमता पर पड़ेगा। यानी कि उसकी जो प्रदर्शन है, जो वो प्रदर्शन करेगा, अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा अपने गेम में, वो उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वो थक जाएगा। इस स्थिति में ट्रेनिंग भार को लगातार देना बंद कर देना चाहिए। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, जो ट्रेनिंग का जो लोड है उसको जो कंटिन्यूस लोड देना, यानी कि बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूस लगातार उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, लोड दिया जा रहा है, तो उसको बंद करना चाहिए तथा कुछ समय पश्चात प्रशिक्षण भार को बढ़ा देना चाहिए। और जो प्रशिक्षण भार है, ट्रेनिंग का जो लोड है, उसको कुछ समय बाद बढ़ा देना चाहिए, थोड़े टाइम के रेस्ट के बाद, रिकवरी पीरियड देने के बाद। तो यहाँ पर हमने समझा कि अगर खिलाड़ी को आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप उसको भार दे रहे हैं, तो आपको उसको क्षतिपूर्ति का टाइम भी देना चाहिए, यानी कि उसको रेस्ट का, रिकवरी पीरियड का भी समय देना होगा। फोर्थ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है भार की विशिष्टता का सिद्धांत, यानी स्पेसिफिटी ऑफ लोड, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिटी ऑफ लोड। ये सिद्धांत ये बताता है कि प्रशिक्षण भार खिलाड़ी को उस प्रतियोगिता व विशिष्टता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। तो इसमें हमें ये बताया इस प्रिंसिपल में, जो प्रशिक्षण भार है, जो लोड दे रहे हैं आप खिलाड़ी को, वो उसकी योग्यता के अनुसार दें। यानी खिलाड़ी जितना योग्य है उसकी योग्यता को देखते हुए आपको उसको लोड देना है, वह विशिष्टता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। ऐसा क्योंकि हर खिलाड़ी अलग अलग हो सकता है। कोई खिलाड़ी बहुत फिट होता है फिजिकली, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा उसके अनुसार लोड दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बहुत पतला है या उसमें बिल्कुल जान नहीं है, तो आप उसको एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी वाला उसको लोड आप नहीं दे सकते। जो हट्टा कट्टा है, जो ताकतवर है, वो तो उस भार को, उस लोड को संभाल लेगा, लेकिन जो कमज़ोर है वो कैसे संभाल पाएगा। तो आपको व्यक्ति को, खिलाड़ी को देखकर उसके अकॉर्डिंग, हर खिलाड़ी का अलग अलग हो सकता है, उसकी जितनी एबिलिटी है, उसकी जितनी योग्यता है, उसके अनुसार आपको उसको एक विशिष्टता को ध्यान में रखकर उसको लोड देना है।
इसलिए कहा गया स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड। यदि ऐसा नहीं किया जाए, यानी अगर हम ऐसा ना करें, कोई भी जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको ऐसा ना किया जाए, तो प्रशिक्षण भार को खिलाड़ी की विशेष कमियों को देखते हुए दिया जाना चाहिए। यानी कि खिलाड़ी में कमी देखनी चाहिए कि खिलाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खिलाड़ी बीमार तो नहीं है। अगर वो बीमार है और आप उसको बहुत ज़्यादा लोड दे देंगे तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो उसकी कमियों को देखना चाहिए, उसकी विशेष जो भी कमियां हैं उसको देखकर उसको लोड देना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि उसको आप कुछ ज़्यादा लोड दे दें और वो पहले से ही बीमार हो तो उसकी हालत बिगड़ जाए, संतुलन बिगड़ जाए। यदि खिलाड़ी की गामक योग्यताओं की कमी है, खिलाड़ी में क्या है, गामक जो मोटर स्किल्स हैं उसकी कमी है खिलाड़ी में, तो कम योग्यता वाले कारकों को ट्रेनिंग भार में विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। अगर उसमें कमी है इन सब चीज़ों की, गामक कौशल की, गामक योग्यता की कमी है, मोटर डेवलपमेंट जो स्किल्स होती हैं उसकी अगर कमी है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, खिलाड़ी को कम ट्रेनिंग दी जाएगी या कम भार, कम लोड दिया जाएगा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। इसी प्रकार नौसिखियों कहते हैं हम, जो बिल्कुल न्यू होते हैं। नौसिखिए मतलब जो नए आए होते हैं, नए खिलाड़ी बने होते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने स्टार्ट किया होता है स्पोर्ट्स में अपना पार्टिसिपेशन करना। तो नौसिखियों एवं उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण भार उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। अगर कोई नौसिखिया है या कोई न्यू आया है जो बिल्कुल खेलना जानता ही नहीं है, तो उसको आप इतना ज़्यादा भार नहीं दे सकते। जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो हर चीज़ को जानता है, जो उच्च स्तर के खिलाड़ी होते हैं, हाई क्वालिटीज़ होती हैं उनमें, तो आप उनके अकॉर्डिंग एकदम नौसिखियों को, जो न्यू आया है, आप दोनों को बराबर तो भार नहीं दे सकते ना, तो आपको लोड उनके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि नौसिखियों को थोड़ा हल्का दें, धीरे धीरे बढ़ाएं उसका, और जो उच्च स्तर वाला है वो तो सभी जानता है, आप उसको दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो खिलाड़ी को के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार आप उनको भार देंगे या लोड देंगे उनके ऊपर। तो फोर्थ में था हमारा स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड, यानी विशिष्टता के का सिद्धांत। अब फिफ्थ है हमारा भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो है प्रोग्रेशन ऑफ लोड। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, यानी जो प्रगतिशीलता का सिद्धांत है, इसको समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया कौशल्य में प्रगति या उच्च स्तर लाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भार में वृद्धि करते रहना चाहिए। यानी इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें क्या है, क्रिया कौशल जो भी काम करवा रहे हैं, जो भी उसको स्किल्स दे रहे हैं, उसमें प्रगति या उच्च स्तर लाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भार में वृद्धि करते रहना चाहिए। इट मीन्स आप अगर किसी भी खिलाड़ी को लोड दे रहे हैं तो आप उसको डे बाय डे उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप एकदम से बहुत ज़्यादा उसको लोड मत दे दीजिए, आप उसको बहुत सारा लोड नहीं दे सकते, आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस सिद्धांत में ये कहा है। और खिलाड़ी जब एक निश्चित भार में अनुकूलता प्राप्त कर ले तो फिर से प्रशिक्षण भार बढ़ा देना चाहिए। यानी कि अगर खिलाड़ी एक निश्चित भार में अनुकूलता प्राप्त कर ले, कि अगर खिलाड़ी को आज आपने किसी ने जो भी कोच है उन्होंने, ट्रेनर ने निश्चित भार दिया है, निश्चित यानी एक फिक्स जो लोड है उसको दे दिया, इतना लोड दे दिया, तो अगर वो उस लोड को सह पा रहा है तो आप जो भी हैं, जो खिलाड़ी है, उसको थोड़े समय बाद आप ज़्यादा उसका जो लोड है वो बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बढ़ा भी देना चाहिए, इसमें यही बोला है, अगर वो अनुकूलता प्राप्त कर सकता है उस निश्चित भार की। इस आधार पर दिए गए प्रशिक्षण से कौशल्य सीखने में प्रगति होती है। और अगर ऐसा करा जाए कि उसको थोड़े थोड़े समय पर इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर उस खिलाड़ी को एकदम से ज़्यादा भार नहीं देना चाहिए, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस खिलाड़ी का जो लोड है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, खिलाड़ी की जो स्किल्स हैं उनको सीखने में, ट्रेनिंग की जो स्किल्स हैं उसको सीखने में बहुत तेज़ी आएगी, प्रगति होगी, वो जल्द से जल्द सीख पाएगा। कौशल्य प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि होगी, वो कौशल्य की, उसकी जो प्रदर्शन की क्षमता है, परफॉर्मेंस की जो उसकी एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ होगी, तथा क्षमता का स्थायीकरण होगा, और उसमें जो क्षमता है उसका स्थायीकरण हो जाएगा, एक बैलेंस बनेगा। प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की इच्छा रखता है, हर खिलाड़ी चाहता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाए,
हर कोई चाहता है। अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए उसे समय समय पर प्रशिक्षण भार को बढ़ा देना चाहिए। यानी हर खिलाड़ी चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसको क्या करना है, समय समय पर टाइम टू टाइम अपनी जो लोड की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए। ट्रेनिंग का जो लोड है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। प्रशिक्षण भार को निम्न 2 विधियों से बढ़ाया जा सकता है। अब हम कैसे बढ़ाएंगे, जो ट्रेनिंग का जो लोड है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? 2 विधि हैं उसकी, 2 तरीके हैं जिनसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला है लीनियर मेथड और दूसरा है स्टेप मेथड। इंग्लिश में लीनियर को कहते हैं रेखीय विधि और दूसरा है चरण विधि। तो आप किसी भी खिलाड़ी के 2 विधियों से उसके भार को, जो प्रशिक्षण का भार है, ट्रेनिंग लोड है, उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले लीनियर मेथड से और फिर दूसरा है चरण विधि से, स्टेप मेथड से। तो ये 2 तरीके हैं खिलाड़ी के भार को बढ़ाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन इस टॉपिक को भी थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ डोपिंग। मीनिंग ऑफ डोपिंग का मतलब होता है डोपिंग का क्या अर्थ है, ये समझना, डोपिंग होता क्या है। तो आप सभी अवेयर हैं, जानते हैं ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स सभी जानते हैं, जो नशीली दवाएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, गलत ऐसी दवाइयाँ लेना, ऐसी मेडिसिन जो गलत हमारे बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर गंदा इफ़ेक्ट डालती हैं। और कुछ ऐसी धूम्रपान करना, तंबाकू लेना, शराब और मदिरा, इन सब का उपयोग करना और गलत जो मेडिसिन्स होती हैं उनको लेना, ये सब जो है ड्रग्स में आ जाते हैं। अब मैंने ड्रग्स का क्यों बताया है, क्योंकि डोपिंग में ड्रग्स का ही जो मेन जो थिंग है ना, वो ड्रग्स की ही रहती है। तो डोपिंग की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, जब एथलीट प्रतिबाधित पदार्थ या विधियों का प्रयोग करके अपना खेल प्रदर्शन को बढ़ाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे नशीली दवाएं या स्टीरॉयड्स आदि। तो डोपिंग से हमें क्या समझे कि जब जो भी एथलीट होता है, जो भी स्पोर्ट पर्सन, खिलाड़ी होता है, वो अपने कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेता है, कुछ ऐसे पदार्थ का यूज़ कर लेता है या कुछ ऐसे तरीक़ों का यूज़ कर लेता है जो प्रतिबाधित होते हैं, जो गलत तरीके होते हैं। वो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए उन तरीक़ों का, लेकिन वो फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको बस ये होता है कि मैं कुछ भी करके अपनी खेल की परफॉर्मेंस को बढ़ा दूँ, अपनी खेल में जो प्रदर्शन है उसको बढ़ा दूँ। तो खेल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, नशीली दवाएँ ले लेता है, स्टीरॉयड्स का उत्पन्न करता है, और उसी को कहा जाता है डोपिंग। जब आप अपनी खेल में परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए कुछ गलत चीज़ों का प्रयोग करें, कुछ गलत पदार्थों का, नशीली दवाओं का, ड्रग्स का यूज़ करें, तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। और ये कौन करता है? ये एक एथलीट करता है, एक खिलाड़ी करता है। मतलब हर खिलाड़ी नहीं करता, कुछ जो खिलाड़ी होते हैं जिनमें एक गलत थिंकिंग बैठ जाती है, वो करते हैं। जिनमें ज़्यादा ही वो होती है कि हम गलत तरीके से जीत जाएं या गलत तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़ा दें। अब डोपिंग की अवधारणा के बारे में समझते हैं। डोपिंग की क्या अवधारणा है? डोपिंग शब्द वो शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जो डोपिंग वर्ड है ना, ये हम हमेशा खेल के ही क्षेत्र में यूज़ करते हैं इसका, किसी और क्षेत्र में इसका यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो स्पोर्ट्स में, गेम्स में ही होता है। जब एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारता है, मतलब जब जो एथलीट होता है, खिलाड़ी अपने खेल के प्रदर्शन को सुधारना चाहता है और वो गलत तरीक़ों का प्रयोग कर लेता है। ये गलत तरीके जो होते हैं, ड्रग्स ले लेना, इन तरीक़ों से वो सुधारने के लिए क्या करता है, इन पर निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं। या जो निषिद्ध पदार्थ हैं, जो गलत मतलब हम कह सकते हैं जो गलत चीज़ें हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जो बैन होते हैं, बैन चीज़ें, उनका भी वो यूज़ करते हैं। सामान्य तरीके से डोपिंग का उपयोग करते हैं, यानी वो डोपिंग का उपयोग करते हैं। खेल में किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ या तरीके, यानी जो अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं, एक टीम के दूसरे टीम से जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रदर्शन वाले पदार्थ या तरीक़ों का यूज़ करते हैं। वास्तव में कुछ खेल व्यक्ति अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अवैध पदार्थ लेते हैं। अवैध पदार्थ मतलब जो वैध नहीं है, जो अवैध है, जो बैन है, या जो जिनका यूज़ करना मना है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा हो,
उनका वो यूज़ करते हैं सिर्फ किस लिए, जीतने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। गतिविधि को डोपिंग के रूप में माना जाता है। खेलों में प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को आमतौर पर डोपिंग कहते हैं। और जो प्रतिबंधित मतलब जो बैन हो, प्रतिबंधित कहते हैं हम बैन को, जो बैन हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो बैन हैं, ड्रग्स बैन हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाएं जो जहरीली दवाएं हैं जो बैन हैं, या जिनको हम कह सकते हैं गलत विधि का प्रयोग करके, जिनको गवर्नमेंट ने मना कर रखा है अपनी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करके, तो उनको हम कहते हैं डोपिंग। उनको डोपिंग कहा जाता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन द्वारा अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग खेल की भावना के खिलाफ जाता है, यानी जो खेल की भावना है उसके खिलाफ चला जाता है अगर आप उस दवा का प्रयोग कर रहे हैं। अब डोपिंग का वर्गीकरण हुआ है यहाँ पर। डोपिंग का वर्गीकरण इस चार्ट के थ्रू किया है, टेबल बना रखी है एक। तो डोपिंग का वर्गीकरण दो तरीके से हुआ। एक, प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ, यानी प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले, परफॉर्मेंस में वृद्धि करने वाले जो भी पदार्थ हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? उत्तेजक हो सकता है, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स, बीटा-2 हो सकते हैं। ये सारे नाम जो मैं बता रही हूँ कौन से नाम है? ये एक ड्रग्स के नाम हैं, ये मेडिसिन्स के नाम है, जो गलत मेडिसिन्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो सोसाइटी है उसने बैन है, सोसाइटी में बैन है ये, लेकिन फिर भी जो कुछ एथलीट हैं वो इनका यूज़ करते हैं। उत्तेजक का, स्टीरॉइड्स का, बीटा-2 का, डायूरेटिक्स का, नशीली दवाओं का, ये सारी प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ हैं जो कि गलत हैं। और दूसरे जो डोपिंग का वर्गीकरण है उसमें आया है शारीरिक विधियाँ। शारीरिक विधियाँ जो फिज़िकल कुछ विधि होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, ये तो प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ एक 5 ये हैं और ये 2 भी हैं। ये कौन से हैं? एक है कैनावायरस और है पेप्टाइड हार्मोन्स। ये सारे जो हैं ये प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे प्रदर्शन बढ़ता है, किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इनको लेके वो इन गलत दवाओं का यूज़ करते हैं, चीटिंग होती है, ये एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं वो। इन सब दवाओं का यूज़ करके वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, शारीरिक विधियाँ। अब ये शारीरिक विधियाँ कौन सी होती हैं? शारीरिक विधियाँ होती हैं ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये हैं शारीरिक विधियाँ। सबसे पहली शारीरिक विधि रक्त ब्लड डोपिंग कहते हैं जिसको। दूसरी है जीन डोपिंग। तीसरी है खिलाड़ी को ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग से क्या होता है? खिलाड़ी को O2 में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। फोर्थ है होमोलोगस ब्लड डोपिंग से क्या होता है? मांसपेशियों की संरचनाओं में विकास होता है, यानी मसल्स बढ़ जाती हैं, मसल्स फूल जाती हैं। उनकी मसल्स में को देखने में ऐसा लगेगा कि उनकी एकदम से विकास हो जाता है संरचनाओं में, इस स्ट्रक्चर में जो मसल्स का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। किससे? होमोलोगस ब्लड डोपिंग से। ये सारे ड्रग्स हैं, डोपिंग हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। प्रतिबंधित पदार्थ एवं विधियाँ। कुछ प्रतिबंधित पदार्थ इस प्रकार हैं। प्रतिबंधित पदार्थ एवं विधियाँ, कुछ प्रतिबंधित पदार्थ इस प्रकार हैं। किस प्रकार? जैसे कि प्रतिबंधित का मतलब जो बैन हुए हुए जो पदार्थ होते हैं उनको हम प्रतिबंधित कहते हैं, कि प्रतिबंध लगा हुआ है, जिन पर बैन लगा हुआ हो। कुछ ऐसे पदार्थ और कुछ ऐसी विधियाँ जो प्रतिबंधित होती हैं, ये पदार्थ हैं और ये विधियाँ हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कौन सी विधियाँ हैं। विधियाँ हम इससे कर देते हैं। कौन सी विधियाँ हैं? रक्त ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग, ये तो विधि हो गई। और पदार्थ कौन से हैं? उत्तेजक, बीटा-2, पेप्टाइड और स्टीरॉइड्स, कैनावायरस, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। डायूरेटिक्स, नशीली दवाएँ आती हैं, नशीली दवाओं में आता है कैनपिंग, अल्कोहल। तो ये सारी नशीली दवाएं हैं, ये सब जो कि बैन है एक तरह से। और ये प्रतिबंधित विधियां हैं, ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। अब हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या नुकसान होते हैं।
इन दवाओं को लेने से, इन ड्रग्स को लेने से। तो प्रतिबंधित पदार्थ एवं विधियां, कुछ प्रतिबंधित पदार्थ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर इनके दुष्प्रभाव दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं प्रतिबंधित पदार्थ, जो बैन हुए वे पदार्थ हैं उनके नाम। सबसे पहला उत्तेजक। उत्तेजक से क्या होता है, भूख की कमी हो जाती है, इंसान को भूख ही नहीं लगती, और तनाव, एकदम ऐसा सिर फट सा जाता है, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है बहुत अच्छा वाला, यानी कि उसको इतना दर्द होगा उसको, ये बहुत नुकसान देते हैं ये सारे जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, इसलिए तो ये बैन हुए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनका लोग प्रयोग कर लेते हैं। नशीली दवाएं या नाराकोटिक्स, ये दूसरा है। तो इससे क्या होता है, शारीरिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, एक फिजिकल जो बॉडी का मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी में कुछ भी होने लगता है, उल्टी आने लग जाती है, कब्ज़ होने लग जाता है, और भी कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं। थर्ड है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसको लेने से क्या होता है, चेहरे पर बहुत सारे अधिक बाल आ जाते हैं और डिप्रेशन का व्यक्ति शिकार हो जाता है, अवसाद, मानसिक अवसाद हो जाते हैं। फोर्थ है बीटा ब्लॉक्स। बीटा ब्लॉक से क्या होता है, सहन दक्षता में कमी हो जाती है, व्यक्ति सह नहीं पाता किसी भी चीज़ को, सिर दर्द हो जाते हैं, पेट से संबंधित जो रोग है उनका होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में बीमारियां हो जाती हैं अलग अलग तरह की। फिफ्थ है कनाइनाई से क्या होता है, एकाग्रता, जीभ, गले, फेफड़े का कैंसर, यानी कि इसको लेने से कनाइनाइड से अगर इसका ड्रग का यूज़ करें तो क्या होगा, जीभ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों, लंग्स का कैंसर हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं इन ड्रग से, जब भी तो ये बैन होते हैं। ड्यूरोटिक्स से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, पोटेशियम की कमी हो जाती है। सेवन्थ है बीटा टू भी एक ड्रग है, इससे क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है और हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, नींद नहीं आती, नींद में कमी हो जाती है, इस तरीके से अवसाद होते हैं, ये सारे बीमारियां होती हैं। तो ये सारी थी इन जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों की दुष्प्रभाव, गलत जो प्रभाव पड़ते हैं। अब हमें पढ़ना है शारीरिक विधियाँ। अब ये 3 विधियाँ हैं जो लास्ट है हमारा बिल्कुल टॉपिक। तो शारीरिक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लड डोपिंग, जिसको रक्त डोपिंग भी कहते हैं। ब्लड डोपिंग कह लीजिए या रक्त डोपिंग, एक ही बात है। इसके 2 प्रकार होते हैं, ब्लड डोपिंग या रक्त डोपिंग के, ये दोनों एक ही नाम है। आप ब्लड डोपिंग भी लिख सकते हैं या रक्त डोपिंग भी लिख सकते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, ऑटोलोगस और होमोलोगस। और दूसरा है जीन डोपिंग, तीसरा है रासायनिक तथा भौतिक जोड़ तोड़। तो सबसे पहला पढ़ा ब्लड डोपिंग, दूसरा जीन डोपिंग, तीसरा रासायनिक तथा भौतिक जोड़ तोड़। ये 3 विधियाँ होती हैं, शारीरिक विधियाँ। अब पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड डोपिंग के बारे में, जो फर्स्ट वाला था ब्लड डोपिंग, जिसके हमने 2 प्रकार पढ़े, ऑटोलोगस एंड होमोलोगस जो था। तो ब्लड डोपिंग लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है। ब्लड डोपिंग से क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, कणिकाओं कहते हैं सेल्स को, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं एकदम से अगर हम ब्लड डोपिंग ले लें, जो गलत एवं प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसकी 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमने ब्लड डोपिंग में क्या पढ़ा कि ब्लड डोपिंग लेने की वजह से ये एक ऐसा ड्रग्स होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी संख्या में, उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, और ये एक गलत तरीका है, इस चीज़ का गलत तरीका है, प्रतिबंधित पदार्थ है, एक बैंड पदार्थ होता है ना, वो है ये। इसके 2 विधि होती हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके ब्लड डोपिंग के। सबसे पहला होता है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, दूसरा हो होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस क्या होता है, खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के रक्त में चढ़ा दिया जाता है, इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। तो ऑटोलोगस में क्या होता है, ये कुछ हफ्ते पहले अगर किसी भी खिलाड़ी की प्रतियोगिता होने वाली है तो उससे प्रतियोगिता होने से 1-2 हफ्ते पहले या कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के ब्लड में ये डाल दिया जाता है, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, कुछ हफ्ते पहले प्रतियोगिता से। होमोलोगस क्या होता है, जब एक व्यक्ति के शरीर से ताज़ा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो होमोलोगस क्या होता है, तुरंत किया जाता है, एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड लिया और सीधा दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दिया उस ब्लड को,
तो ये आता है होमोलोगस से, इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इससे लाल रक्त कणिकाओं यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। देखो, रेड ब्लड सेल्स की बढ़ोतरी इसमें भी होती है और होमोलोगस में भी होती है, लेकिन इसको लिया जाता है कुछ हफ्ते पहले अपने प्रदर्शन से और इसको लिया जाता है तुरंत। बढ़ोतरी होती है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहचान की क्षमता में वृद्धि होती है। मांसपेशियों की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है, मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार मांसपेशी सहन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, मांसपेशियों की जो सहन क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस होमोलोगस ब्लड डोपिंग से सहने की क्षमता बढ़ती है, और जो प्रकार मांसपेशियों को सहन क्षमता बढ़ती है और तो खेल का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता बढ़ने में भी सहायक होती है। तो इससे खेल का प्रदर्शन भी अच्छा हो जाता है, खेल में सुधार आता है और एरोबिक जो क्षमता होती है वो भी बढ़ने में इसमें मदद मिलती है। तो ये था होमोलोगस ब्लड डोपिंग में। फ़ायदा हो रहा है, बढ़ रही हैं चीज़ें, लेकिन क्या है, गलत तरीका है, एक गलत तरीका है, एक जिसको हम कहेंगे नाजायज़ तरीका है यूज़ करने का, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। सेकेंड है जीन डोपिंग। तो जीन डोपिंग में क्या होता है, जीन डोपिंग खिलाड़ी के शरीर के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं या जीन्स का जोड़ तोड़ है। तो इसमें क्या करते हैं, खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनका जोड़ तोड़ हो जाता है, यानी एक अलग ही सिस्टम चलने लग जाता है अंदर। जीन्स का जोड़ तोड़ होने लगेगा, हमारे जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनका जोड़ तोड़ होने लगेगा बॉडी के अंदर जीन डोपिंग लेने से। इससे सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं के कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। इससे क्या होता है, जो हमारी जो सेल्स हैं उनका काम करना बढ़ जाता है, प्रयास जो उनके कार्य है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। जीव थेरेपी मांसपेशियां व अस्थियों की संरचनाओं की वृद्धि व विकास में भूमिका निभाती हैं। अब जीव डोपिंग से क्या होता है, इससे जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां, जो हमारी अस्थियां हैं, उनकी संरचना, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें वृद्धि आती है, हमारी अस्थियां फूल जाती हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो फूल जाती हैं, मांसपेशियों का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है, उनमें विकास हो जाता है। ये मांसपेशियां कंडराओं व लिगामेंट आदि के चोटों की मरम्मत भी तेज़ी से कर सकती हैं। और ये क्या कर सकती हैं, इस डोपिंग से जो लिगामेंट की चोटें होती हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है, मरम्मत हो जाती है वो भी एकदम तेज़ी से। तो ये था जीन डोपिंग। थर्ड है हमारा रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़। रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़ में क्या है, डोपिंग नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करना प्रतियोगिता के दौरान या बाद में ये प्रतिबंधित होता है। तो इसमें क्या है, प्रतियोगिता जब चल रही होती है उसके बीच में दिया जाता है या फिर प्रतियोगिता के बाद होता है, दौरान होगा प्रतियोगिता के या फिर बाद में होगा, लेकिन ये प्रतिबंधित होता है, बैन होता है, गलत तरीका होता है। रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़ डोपिंग नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ होती है, इसमें छेड़छाड़ का प्रयास करते हैं सैंपल के साथ, और ये प्रतियोगिता परफॉर्मेंस के दौरान भी हो सकता है और परफॉर्मेंस के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये होता है प्रतिबंधित। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये भी अच्छे से डोपिंग वाला क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको थोड़ा बहुत कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई है, बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कम वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर हिंदी मीडियम वालों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करूँ ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो सभी बनाते हैं वीडियोस, बट हिंदी वालों के लिए कम चैनल्स हैं बहुत। तो अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।